मूर्ख कौन और चतुर कौन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में किस जाति एवं धर्म के लोग चतुर होते हैं और किस जाति के लोग मूर्ख होते हैं। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला कदापि मूर्ख नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से कह दिया, जहांपना, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं। बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अर्ज किया, हुजूर, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुने। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होशवास पहले ही उड़ रहे थे। अब यह सुनकर उनका रहासा होश भी काफूर हो गया। दीवान जी, यह कैसे संभव हो सकता है? दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कंपकंपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल तत्काल डपटकर बोले, मुल्ला जी, इतने दिनों आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है, आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप आनाकानी कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। यदि गरीब परवर चाहें तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या इस देश में किसी की भी हस्ती है कि जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? यह तो उनकी मेहरबानी है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुहमांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 रुपए दिलवा दो। बस फिर क्या था? वहां तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपए दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी। मुल्ला ने 10 रुपए लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर जान बची तो लाखों पाए समझकर घर का रास्ता लिया। मुल्ला के चले जाने पर बीरबल ने शहर के एक बड़े मशहूर व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफी लंबी थी। व्यापारी आज्ञा पाते ही दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने अपने पास बुलाकर उससे कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है, इसके बदले में जो चाहेंगे वह कीमत दे दी जाएगी। जहां पनाह मालिक हैं, जो चाहे वह करें, मगर हुजूर बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न नहीं। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है, तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी। बीरबल ने नेवाले अडरता हुआ बोला, अन्नदाता माई बाप हैं, जो चाहे करें, लेकिन डांटने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं कहते? लेकिन क्या कर रहे हो हुजूर? जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों की खातिर 5,000 रुपए खर्च किए थे। फिर जब पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर हमने माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते ही हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है। व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, फिजूल बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। यह लो 20,000 और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस वक्त साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ दादी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। झट से नाई के मुंह पर तमाचा उजड़ दिया और बिगड़कर बोला, अबे यह क्या?
झूर से नाई के दादी समझ रखी अशी सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस अशिष्ट करवदिशीट को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने नीकरों को हुक्म दिया कि धनी भार कर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही व्यापारी अपने 20,000 रुपए लेकर। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखिए आपने चालाकी 20,000 रुपए भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही लेकर चला गया। मुल्लाजी ने केवल 10 रुपए में ही दाढ़ी मुंडवा दी। कंजूस की कंजूसी। एक बार एक कवि किसी कंजूस आदमी की प्रशंसा में कविता बनाकर उसके पास गया और उसे वह कविता पढ़कर सुनाई। कंजूस आदमी समझ गया कि वह कुछ न कुछ लेने की इच्छा से मुझे खुश करने के लिए यहाँ आया है, इसलिए मैं भी इसे बातों से खुश करके विदा करूँगा। यह सोचकर वह कंजूस बोला, वाह कविराज, कितनी अच्छी कविता बनाई है। आप मेरे पास कल आइए, मैं आपको अवश्य ही खुश करने की कोशिश करूंगा। यह कहकर कंजूस ने कवि को विदा किया और कवि इन बातों को सुनकर दिल ही दिल में फूला नहीं समाया। दूसरे दिन खुशी के जोश में कवि कंजूस के पास पहुंचा। उसे देखते ही कंजूस बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? कंजूस उसे देखकर ऐसा बन गया मानो उसे जानता ही न हो। कवि ने आश्चर्य से कहा, मैं वही हूँ जो कल आपके लिए कविता बनाकर लाया था, क्या आप मुझे भूल गए? कंजूस आदमी बोला, कल की बात कल गई, आज क्या है? कल जिस प्रकार तुमने कविता सुनाकर मुझको खुश किया था, वैसे ही मैंने बात कहकर तुमको खुश कर दिया था। न तुमने मुझे कुछ दिया न मैंने तुमको कुछ दिया। यह सुनकर कवि वहां से चला आया और एक दोस्त के साथ बीरबल के पास पहुंचा। सारा किस्सा सुनकर बीरबल ने कहा, कविराज, 4-5 दिन बाद अपने इस मित्र को उस कंजूस के पास भेजना। वह किसी कामकाज के बहाने उससे खूब दोस्ती कर ले और फिर किसी दिन उसको खाने का न्योता दे। जिस दिन वह तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आए, मुझे भी बुला लेना। इतना याद रखना कि उसे सिर्फ न्योता देना है, खाना नहीं खिलाना है। दोनों दोस्त सारी बात समझ गए। थोड़े ही दिनों में कवि के दोस्त ने कंजूस के साथ जान पहचान बढ़ा लिया और जब खूब दोस्ती बढ़ गई तब एक दिन उसको भोजन का न्योता दिया। कंजूस ने न्योता स्वीकार कर लिया। उस दिन उसने बीरबल और कवि को भी संदेश भेजा और वे दोनों ही वेश बदलकर आ पहुँचे। थोड़ी देर में कंजूस भी आ गया। उसने उन दोनों को नहीं पहचाना और सभी बातचीत में लग गए। भोजन की कोई तैयारी नहीं थी। ये लोग तो अपने घरों से भोजन करके आए थे, जबकि कंजूस भूखा था। बहुत देर तक कंजूस यूं ही चुपचाप बैठा रहा। आखिर में परेशान होकर उसने कहा, भाई, खाने पीने का भी प्रबंध है या नहीं? क्या यूं ही बिठाए रखोगे? तब कवि का दोस्त बोला, भाई, मैंने तुमको भोजन करने के लिए थोड़े ही बुलाया है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ भोजन का न्योता देकर खुश किया है। यह सुनकर कंजूस बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने कवि को सही इनाम देकर अपनी गलती की माफी मांगी। सिर्फ अक्ल ही ले सका। एक दिन दरबार में आदमियों की सुंदरता के विषय में बादशाह ने चर्चा छेड़ दी। सारे दरबारियों को बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर मिल गया, क्योंकि बीरबल उनकी नजरों में बदसूरत था। उस वक्त बीरबल वहां नहीं था। थोड़ी देर बाद जब बीरबल वहां आया तो सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। हंसी की वजह जानने की बीरबल की ख्वाहिश हुई, मगर यह पूछना मुनासिब नहीं समझा। मौका पाकर उसने राजा से कहा, महाराज, आज तो आप बहुत खुश दे रहे हैं। दिखाकर अकबर ने कहा, तुम्हारी बदसूरती को देखकर लोग हंसते हैं। सब लोग गोरे हैं, तुम काले क्यों हो? बीरबल बोला, क्या आपको इसकी वजह नहीं मालूम? नहीं, क्या है इसकी वजह बताओ, अकबर ने कहा। बीरबल बोला, परमेश्वर ने दुनिया बनाने के वक्त पहले नवजीव को बनाया, मगर इससे भी उसको सब्र न हुआ तो उसने चौपाए एवं दरिंदे पैदा किए। इससे थोड़ी देर तक उसे खुशी हुई। उन प्राणियों से भी उम्दा प्राणी सृजन करने का विचार करके उसने आदमी बनाया। इसे भी बनाकर वह बहुत खुश हुआ।
फिर उसने आदमी के लिए सर्वप्रथम रूप, दूसरी दौलत, तीसरी अक्ल और चौथी ताकत पैदा की। उसने इन चारों को रख दिया और फिर आदमी को हुक्म दिया कि फला समय में उन चीजों को जितना चाहे ले ले। मैं पहले अक्ल लेने गया। इस काम में मुझको समय ज्यादा लग गया। जब मैं और चीजें लेने गया तो मालूम हुआ कि निर्धारित समय निकल चुका है। मैं अभागा सिर्फ अक्ल ही ले सका। आप लोग खूबसूरती और दौलत वगैरह के लालच में फंसकर अक्ल नहीं ले पाए, बस मेरे काले होने का यही कारण है। बीरबल के मुनासिब उत्तर से सब लोग खुश हुए। बीरबल ने अपने को अक्लमंद बताकर उन्हें खूबसूरती की मूरत बताया। बीरबल की हंसी उड़ाने वालों को फिर शर्मिंदा होना पड़ा। बीरबल ने अपनी चतुराई से उनको सबक सिखा दिया। जिद्दी बेटा। एक दिन दरबार में जब बादशाह अकबर पधारे तो उन्होंने देखा कि बीरबल अभी तक नहीं आए थे। बीरबल के अनुपस्थित रहने पर दरबार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पाता था। जब बीरबल को आने में काफी देर हो गई तो बादशाह ने अपने दूत को उनको लाने के लिए भेजा। दूत बीरबल के घर पहुंचा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस दूत से कहा, चलो मैं आता हूँ। दूत को वापस आए जब आधा घंटा बीत गया और बीरबल नहीं आए तो बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसी क्षण उन्होंने विचार किया कि हो सकता है किसी जरूरी काम से वह रुके हों। बादशाह को अब बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। तब उन्होंने दूसरे दूत को भेजा। इस दूत को भी बीरबल ने यह कहकर भेज दिया कि वह अभी आते हैं। दूत ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूँ। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत गया किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। अब बादशाह झुंझला उठे। बीरबल के प्रतिद्वंद्वियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को भड़का दिया। इस बार उन्होंने 2 हथियारबंद सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़ ला। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए किंतु उन्हें पकड़कर ले चलना हंसी खेल नहीं था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि अब देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ सभा भवन की ओर चल दिए। अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हकमदुली का कारण पूछा। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से सलाम करने के पश्चात बीरबल बोले, आलीज़ा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था और मैं उसे बहलाकर चुप कराना चाहता था, लेकिन अभी तक शांत नहीं हो सका है। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को बहलाने के बहाने तुम मुझको बहलाना चाहते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए लड़का रो रहा था? वह जो चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने आगे बताया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बताता हूँ। लड़का जिद करके रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनी अनसुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया जहां गन्ना बिक रहा था। मैंने गन्नों की तरफ इशारा किया कि जो चाहे ले ले, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। उसने मुझसे अच्छे गन्ने निकालने को कहा। मैंने वैसा ही किया, किंतु उसे तो रोने की धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरियां बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरियां चूसते चूसते जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की।
तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य से बहुत खुश हुए। एक दिन बीरबल को अपने किसी समधी के घर दावत में जाना था, इसलिए दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के पूर्व ही उसने बादशाह अकबर से जल्दी जाने की अनुमति मांगी। अकबर की अनुमति प्राप्त होने के बाद वह दरबार से चला गया। अगले दिन जब अकबर से उसकी मुलाकात हुई तो अकबर दावत के बारे में पूछने लगे। खाना कैसा था? खाने में क्या क्या बना था? आदि। बीरबल उन्हें पकवानों के नाम बतलाने लगा। वह उन्हें बता ही रहा था कि एक संदेशवाहक किसी कार्य से संबंधित संदेश लेकर आ गया और फिर दोनों उस कार्य में उलझ गए। दावत और पकवानों की बात वहीं रह गई। इस घटना को हफ्तों गुजर गए। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। अन्य दरबारियों के साथ बीरबल भी दरबार में मौजूद था। अचानक अकबर को याद आया कि बीरबल ने उस दिन कहते कहते अधूरे में ही भोजन की सामग्री का वर्णन छोड़ दिया था। उन्हें बीरबल की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेने की सूझी। वे बोले, बीरबल, और क्या? बीरबल फौरन समझ गया कि उस दिन भोजन की बात अधूरी रह गई थी। अकबर उसे ही पूरा करने की गरज से पूछ रहे हैं। उसने तत्काल उत्तर दिया, और क्या? कढ़ी। बस बीरबल की गजब की स्मरण शक्ति देख अकबर बहुत खुश हुए और अपने गले से मोती की माला उतारकर उसे दे दी। दरबारी समझ न सके कि किस रहस्यमयी बात के लिए बीरबल को मोती की माला मिल गई। बहुत सोच समझकर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि बादशाह अकबर को कढ़ी बहुत प्रिय है, इसलिए बीरबल को मोती की माला मिली है। उनका जी भी मोती की माला के लिए ललचाने लगा। अगले दिन सबने अपने घरों पर बढ़िया कढ़ी तैयार करवाई। उसे बनाने में किसी किस्म की कमी नहीं की गई। उस दिन सब अपने साथ कढ़ी की हांडी लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने अकबर के सामने अपनी अपनी हांडी रख दी। अकबर को समझ नहीं आया कि उन हांडियों में क्या है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, क्या है इनमें? और इन्हें मेरे सामने क्यों लाए हो? दरबारियों ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हम आपके लिए अपने अपने घरों से कढ़ी बनवाकर लाए हैं। कल आपने बीरबल द्वारा कढ़ी कहने पर खुश होकर उसे मोती की माला दे दी थी। हमें लगा कि आपको कढ़ी बहुत पसंद है, इसलिए आज आपकी सेवा में कढ़ी हाजिर हैं। दरबारियों की बेवकूफी देख अकबर तिलमिला उठे और आवेश में आकर सबको कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वे बोले, तुम लोग बस नकल करना जानते हो, दिमाग का सही इस्तेमाल तो तुम्हें आता ही नहीं है, इसलिए तुम सबको यही सजा मिलनी चाहिए। दरबारियों अकबर के सामने नतमस्तक हो गए। वे क्षमा याचना करने लगे। तब अकबर अपना हुक्म वापस लेते हुए बोले, कसम खाओ कि आइंदा बिना समझे बूझे किसी की नकल नहीं करोगे। सबने कान पकड़ लिए कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कौन मालिक और कौन नौकर? अकबर बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहांपनाह, ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इनका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं, इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है? ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुन लें।
फिर उसने उन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है। मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास कई एकड़ जमीनें भी हैं। लेकिन ये आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, जमीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। असल में मैं अमीर हूँ। मेरी कई एकड़ जमीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफगानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और जमीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसके मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूँ तो ये स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि यह व्यवसाय और जमीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? जो भी यह बता पाया कि इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर, उसे मैं सोने की 100 अशरफिया इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यक्तियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ। इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे सच छुपा नहीं सकते। इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले। ठीक है। अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कुछ देर ध्यान लगाने का स्वांग करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक, जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया कि किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लिए दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों पर जाकर गिर पड़ा। वह माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दें हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं नौकर हूँ। इस तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम का हकदार बना। मूर्ख मिले तो क्या करें। एक दिन बादशाह अकबर के उस्ताद पीर साहब मक्का से दिल्ली आए। उन्हें दिल्ली की सड़कों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए बादशाह तक पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महल में उनकी बड़ी आवभगत की गई। कुछ दिन आनंद लेकर पीर साहब मक्का लौट गए। जब पीर साहब चले गए तो अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे भी कोई गुरु हैं, जैसे कि मेरे पीर साहब हैं? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं, कभी आते जाते हैं या नहीं जहांपना? मेरे भी गुरु हैं, लेकिन वह बाहर रहते हैं, कभी आते जाते नहीं। मेरे गुरुदेव अपनी जरूरत किसी को नहीं बताते और कभी किसी से कुछ नहीं लेते। रुपए पैसे का उन्हें कोई लोभ नहीं है, बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बीरबल के गुरु के प्रति अकबर बादशाह के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने बीरबल से अपने गुरु से मिलवाने का आग्रह किया। अकबर बादशाह से बातें करके बीरबल महल से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का एक गट्ठर अपने सिर पर रखे चला आ रहा है। वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटका,
पर किसी ने भी उसे उचित मूल्य देकर वह गट्ठर नहीं खरीदा। पहले तो बीरबल ने उस लकड़हारे से लकड़ियों के गट्ठर का मूल्य पूछा, फिर उसे अपने घर ले गए और उससे बोले, मालूम होता है तुम समय के कुचक्र में फंसकर इस दीन अवस्था में पहुंचे हो। ब्राह्मण साधु बना दिया, उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला दे दी, फिर एक बड़े मंदिर के पीछे मृगचर्म के आसन पर बैठाकर उससे बोले, तुमसे मिलने बड़े बड़े बीरबल ने उसे अच्छे साफ सुथरे वस्त्रों और काली जटा इत्यादि से युक्त अमीर उमराव आएंगे, पर उनसे तुम बिल्कुल मत बोलना। तुम्हें कितनी ही बहुमूल्य वस्तुएं वे क्यों न दिखाएं, पर तुम उनकी तरफ आंख भी मत उठाना। तुमसे जो कुछ भी पूछें उसका जवाब मत देना। बस अपने ध्यान में रहना और सिर्फ माला फेरते रहना, ध्यान रहे। यदि इसके अलावा तुमने कोई भी हरकत की तो तुम्हारी मौत निश्चित है, क्योंकि मैं छिपकर तुम्हारी हरकतों को देखता रहूंगा। बूढ़े लकड़हारे ने बीरबल की बातों को स्वीकार कर लिया। जब बीरबल को यकीन हो गया कि वह भली भांति स्वांग कर सकता है, तब वह अकबर बादशाह के पास दरबार में गए। दरबार में उस समय सभी दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने अकबर बादशाह को अपने गुरु के आने की शुभ सूचना दी और कहा, महाराज, पहले तो गुरुदेव ने दर्शन देने से इनकार कर दिया, पर मेरी खुशामद करने पर वह पधारे हैं और मंदिर के पिछले हिस्से में आसन जमाए हुए हैं। उन्होंने आप लोगों को भी दर्शन देना स्वीकार कर लिया है, लेकिन मुझे साथ आने को मना किया है। यदि मैं हट करके जाऊंगा तो हो सकता है वह मुझे श्राप दे दें। अब आप अन्य लोगों के साथ उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अकबर बादशाह के साथ सभी दरबारी गुरुदेव के दर्शन करने के लिए गए। अकबर बादशाह ने गुरुदेव के सामने जाकर सादर मस्तक झुकाया और उनसे पूछा, गुरुजी, अपना निवास स्थान तथा शुभ नाम इस दास को भी बताने की कृपा करें। गुरुदेव भी किसी ऐसे वैसे के चेले नहीं थे। अकबर बादशाह की बातें सुनी अनसुनी करके वह अपने ध्यान में ही मग्न रहे। अकबर बादशाह फिर बोले, भगवान, मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह हूँ और आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में समर्थ हूँ। आप कृपा करके एक बार मेरी और नजर उठाकर देख लें तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। इस पर भी जब गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया तो अकबर बादशाह ने 10,000 रुपए मूल्य का कड़ा, जिसे वह हाथ में पहने हुए थे, उतारकर गुरुदेव के चरणों में यह सोचकर रख दिया कि लालच में आकर शायद कुछ आशीर्वाद दें। पर जब कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया तो वह निराश होकर उठ खड़े हुए और बोले, जो आदमी अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करे उस कठोर हृदय से बातें करना भी मूर्खता है। अकबर बादशाह को क्या पता था कि ऐसे मूर्ख से उनका सामना होगा। उन्होंने वह कड़ा बीरबल के यहाँ भिजवा दिया, क्योंकि दान की हुई वस्तु बादशाह के महल में कैसे आ सकती थी। अगले दिन गुरुदेव का सारा हाल सुनाकर अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, यदि कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? उस समय चुप रहना ही अच्छा है, बीरबल बोले। बीरबल के इस जवाब से अकबर बादशाह की रही सी मर्यादा पर भी पानी। दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह अकबर को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि 2 लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल डालकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी, बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रह सकता है, बीरबल ने कहा।
बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। अकबर बीरबल की कहानी भारी बोझ। अकबर बीरबल की कहानी हिंदी में। बादशाह अकबर एक नए महल का निर्माण करने वाले थे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ होने वाला था। लेकिन जिस जमीन पर नया महल बनने वाला था वह एक विधवा महिला की थी। उसे वह जमीन पर ले जाया जा रहा था, लेकिन उस जमीन पर शोध करने के कारण वह उस जमीन पर नहीं जाना चाहता था। उसने बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः वह बीरबल के पास है और उसे पूरी बात में मदद की जरूरत है। बीरबल ने शांति से अपनी संत और दासी को वापस भेज दिया। उसी दिन शाम को सूचना मिली कि 2 दिन में भवन निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए भवन निर्माण सामग्री निर्माण स्थल पर काम शुरू हो गया है। अगले दिन बीरबल अकबर के साथ उस जमीन पर पहुंचे। वहां मिट्टी के ढेर के पास कई बोरे पड़े थे। बीरबल ने एक बोरा उठाया और मिट्टी की मंजूरी लगा दी। यह देख अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम ये क्यों कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं अगले जन्म के लिए कुछ पुण्य कामना चाहता हूँ, इसलिए ये कर रहा हूँ। बीरबल की बात अकबर को समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे वहां देखते रहे और बीरबल बोरे में मिट्टी भरते रहे। बोरे में पूरी मिट्टी भर जाने के बाद वह अकबर से बोला, हुजूर, मिट्टी से अंतिम बोरे को प्राप्त करने के लिए मेरी पृष्ठि को बनाए रखने में आप क्या सहायता करेंगे? तैयार हो जाओ अकबर और झुकाकर बोरा उठा ले, वह बहुत भारी था। वे बोले, बीरबल ये बोरा तो बहुत भारी है। तब बीरबल ने कहा, हुजूर सोचिए, अगर एक बोर में इतनी अधिक मिट्टी का भार है तो क्या इस पूरी जमीन की मिट्टी का भार कितना होगा? ऐसा नहीं लगता कि यह आपके जमीर पर जो लोड करेगा वह आपको और भी बहुत कुछ देगा। ऐसे में जमीर पर इतना भारी बोझ लेकर क्या आप सार्वभौम से जी उठेंगे? बीरबल की इस बात ने अकबर की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी गलती का पता चल गया। उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे उस जमीन पर नए महल का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह बीरबल अपनी समझदारी से बादशाह अकबर को मनाता है। ईमानदारी का अंडा। बीरबल पूरे राज्य में अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के साथ साथ अन्य खूबियों के लिए भी जाने जाते थे। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। दरअसल वे स्वयं भी बच्चों की तरह ही मासूम और भोले भाल थे और उनकी इसी खूबी के कारण अकबर उन्हें इतना चाहते थे। जब भी शाही दरबार में किसी विषय पर भारी भरकम बहस छिड़ती तो वह बीरबल ही थे जो बहुत सरलता से सारी समस्या सुलझा दिया करते। अकबर चाहते थे कि वे बीरबल की इस खूबी को दरबका के सामने लाएं ताकि वे दूसरे दरबारियों को दिखा सकें कि उन्हें अपने इस मंत्री से इतना लगाव और स्नेह क्यों है। वे चाहते थे कि दूसरे लोग भी बीरबल के स्वभाव से सबक लें कि सबको अपने भीतर रहने वाले बच्चे की तरह जिंदा दिल और सकारात्मक सोच वाला बने रहना चाहिए। उन्होंने सबके लिए एक मजेदार खेल रखा। अकबर ने आदेश दिया कि सारे दरबारी और मंत्री अगले दिन बीरबल के आने से पहले दरबार में आएं। उन्होंने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह अंडों से भरी टोकरी लाए और सबको एक एक अंडा दे दे। उन्हें कहा गया कि वे उसे छिपा कर रख लें और बीरबल के सामने न निकालें। कुछ ही देर बाद बीरबल दरबार में पधारे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल मेरे दोस्त, कल रात मैंने एक सपना देखा। वह मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा। शायद मैंने उसमें यह देखा कि मेरे पास एक उपाय है जिससे मैं अपने ईमानदार दरबारी की पहचान कर सकता हूँ। दरअसल मेरे पास ऐसी पहचान करने के लिए एक उपाय भी है। बीरबल को अकबर की पूरी बात समझ नहीं आई। उन्होंने पूछा, जहांपना, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अकबर बोले, कुछ अंडों को महल के तालाब के बीचों बीच रखा गया है।
जो वहां से एक एक अंडा बाहर लाएगा वही ईमानदार दरबारी होगा। इसके बाद सभी दरबारियों को बारी बारी से बाग में भेजा गया ताकि वे अंडे निकाल कर ला सकें। उनके पास तो पहले से ही अंडे थे, वे केवल बाग का चक्कर लगाकर आए और सबने अपना अपना अंडा बादशाह के आगे रख दिया। अंत में बीरबल की बारी आई। वे तालाब में उतरे तो उन्हें कोई अंडा दिखाई नहीं दिया, वहां तो दूर दूर तक कोई अंडा नहीं था। तब उन्हें समझ आ गया कि अकबर उन्हें मूर्ख बनाना चाह रहे थे। यह जहां पनाह की कोई चाल थी। अकबर और दरबारी देखना चाहते थे कि इन हालात में अब बीरबल क्या करेंगे। अगले ही पल बीरबल दरबार में एक मुर्गे की नकल करते हुए आए। वे एक मुर्गे की तरह चल रहे थे और मुंह से मुर्गे की आवाजें निकाल रहे थे। अकबर ने उनसे कहा, आप वह अंडा लाए हैं ताकि आपकी ईमानदारी की परख हो सके। बीरबल बोले, महाराज, मैं अंडा नहीं दे सकता। आप देखिए, मैं मुर्गी नहीं, मुर्गा हूँ। मेरे लिए अंडा देना तो असंभव होगा। सभी दरबारी हंसने लगे और अकबर को भी कोई जवाब नहीं सूझा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई के कारण खुद को विजेता साबित कर दिया था। सही पहचान। बादशाह अकबर की बहुत सी आदतों में एक आदत यह भी शामिल थी कि वह हर रोज वेश बदलकर रात के समय बीरबल के साथ नगर में घूमा करते थे और प्रजा का सुख दुख अपनी आंखों से देखते थे। एक दिन वह बीरबल के साथ नगर में घूम रहे थे। तभी एक ऐसी गली के सिरे पर पहुंचे जहां एक भिखारिन खड़ी थी। उसका रूप इतना घृणित था कि कोई उसके हाथ से पानी भी न पिए, लेकिन वह गर्भवती थी। उसको देखकर अकबर बादशाह ने आश्चर्य से कहा, बीरबल, देखो कामदेव की कैसी प्रबल शक्ति है। जिस औरत के निकट जाने पर घृणा आती हो उसके साथ भी किसी ने रमण किया। हुजूर, जो आदत पड़ जाती है वह छूटती नहीं है। जैसे भूख जूठे भात और टूटी को नहीं देखती, वैसे ही कामांध मनुष्य जाति को जाति रूप कुरूप सुद्धा गरी विचार करता। बहुत से लोग बड़े सज्जन दिखाई देते हैं, परंतु वे गुप्त रीति से गंदी जगह मुंह मारते हैं। बीरबल कहा। से दिनकर अकबर बादशाह बोले, शायद ऐसा ही हुआ होगा, परंतु क्या तुम इसके प्रेमी का पता लगा सकते हो? शायद थोड़ी देर इधर उधर घूमने से पता चल जाए। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह को कुछ दूर ले जाकर खड़े हो गए, परंतु उनकी निगाहें उस भिखारिन पर ही लगी रहीं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति वहां आया। बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, जहां पना, लगता है इस औरत के साथ कामवासना शांत करने वाला यही पुरुष है। अकबर बादशाह ने पूछा, तुम यह बात कैसे कह सकते हो? थोड़ी देर तक अनजान बने रहने से सब कुछ मालूम हो जाएगा, बीरबल ने धीरे से कहा। अकबर बादशाह उनकी ओर देखते रहे। वह पुरुष उस भिखारिन को कुछ संकेत करके झटपट चला गया। उसके जाते ही वह औरत भी चली गई। यह सब देखकर बादशाह को विश्वास हो गया कि इस औरत के साथ रमण करने वाला यही व्यक्ति है। बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चल दिए। रास्ते में अकबर ने पूछा, बीरबल, जिस विलासी पुरुष को तुमने दिखाया उस पर तुम्हें पहली ही बार में कैसे संदेह हुआ? बीरबल बोला, हुजूर, यह देखने की खूबी है, जिस समय हम लोग वहां खड़े थे मैंने उस आदमी को दूर से आते देखा। उसके पास खाने के लिए तंबाकू थी, परंतु चूना नहीं था, इसीलिए वह चूने के लिए इधर उधर देखता जाता था। इतने में ही उसको संडास से लगा ताजा चूना दिखाई दिया। उसने उंगली से खुरच कर चूने को तंबाकू में मिला लिया। जो आदमी तंबाकू के लिए ऐसी गंदी जगह से चूना लेने में नहीं हिचकिचाया, उसको और किसी बात से कैसे घृणा हो सकती है? उस इसी से मुझको विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति अत्यंत कामातुर है और औरत को भोगने वाला है। अकबर बादशाह बीरबल की इस दूरदर्शिता पर बहुत रखा। अकबर ने की परख।
जब भी अकबर बादशाह को राजकाज से थोड़ा समय मिलता तो वे अक्सर बीरबल के साथ हल्के फुल्के विषयों पर बातचीत किया करते ताकि दरबार के बोझिल माहौल को खुशनुमा बनाया जा सके। वे अक्सर बीरबल से घुमा फिरा कर सवाल पूछते और बीरबल भी उसी तरह घुमा फिरा कर जवाब देते, जिससे सभी दरबारियों का खूब मनोरंजन होता। दरअसल अकबर अपने प्रिय बीरबल की बुद्धि को हमेशा तेज बनाए रखते थे। वे जानते थे कि हम अपनी बुद्धि का जितना अधिक प्रयोग करते हैं, यह उतनी ही तेज होती जाती है। एक शाम भारी बहस के बाद अकबर ने एक बीरबल से एक टेढ़ा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे लिए एक सवाल है, देखें कि तुम क्या जवाब देते हो। अगर तुम्हें सोने के सिक्के और न्याय के बीच किसी एक का चुनाव करना हो तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल ने कुछ क्षण एक विचार किया और फिर बोले, जहां पनाह लगा। मैं तो अपने लिए सोने का सिक्का चुनूंगा। यह सुनकर अकबर चौंक गए। पहली बार अकबर को लगा कि बीरबल का उत्तर ने उन्हें निराश किया था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि बीरबल न्याय के स्थान पर सोने के सिक्के का चुनाव करेंगे। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे तुम्हारा उत्तर सुनकर बहुत सदमा लगा। मैं नहीं जानता था कि तुम धन के इतने लालची हो। मुझे तो यही लगा था कि तुम हमेशा दूसरों की भलाई चाहते हो, इसलिए तुम हमेशा न्याय का साथ दोगे। मैं तुमसे फिर वही सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपना जवाब बदलना चाहोगे? यह सुनकर बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना। माफ करें, मैं अपना उत्तर नहीं बदलना चाहता क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं अब भी यही कहूँगा कि मैं न्याय के बदले सोने का सिक्का लेना चाहूँगा। अकबर को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वे बोले, तुम बिना सोचे विचारे ऐसा जवाब क्यों दे रहे हो? क्या तुम हमारे राज्य का आदर्श वाक्य भी भूल गए? क्या हम यह नहीं कहते कि हम अपने नागरिकों को सदा न्याय प्रदान करेंगे? मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे लिए न्याय कोई मायने नहीं रखता। मुझे तो लगा था कि मेरे प्रिय होने के कारण तुम मेरे राज्य के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हो। तुम हमेशा दूसरों को न्याय दिलवाने की हर कोशिश में मेरे साथ रहोगे। बीरबल बहुत ही धैर्य और सब्र से बादशाह की सारी बात सुन रहे थे। जो ही अकबर ने अपनी बात समाप्त की, बीरबल बोले, महाराज, आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता था, पर सच तो यह है कि मैं अपने लिए सोने का सिक्का ही चुनता। मैं जानता हूँ कि आप एक न्यायी शासक हैं। आप हमेशा दुखियारों को न्याय देते आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास बहुत ज्यादा धन और बहुमूल्य सामान नहीं है। मुझे अपने परिवार की देखरेख भी करनी होती है। यही कारण है कि मैंने सोने के सिक्के वाला जवाब चुना। बीरबल के जवाब से अकबर संतुष्ट हो गए। हिंदी कहानी अकबर बीरबल। एक समय मुगल साम्राज्य में अकबर नाम का एक महान सम्राट था। वह अपनी बुद्धि और सुंदरता के लिए जाने गए थे। अकबर का बीरबल नाम का एक रात्रि मित्र था जो कि मेधावी और बुद्धिमान था। बीरबल बादशाह के सबसे पसंदीदा सलाहकारों में से एक थे। बादशाह अकबर बीरबल को विभिन्न कार्यों को हल करके उनकी बुद्धि का परीक्षण करने की आदत थी। बीरबल हमेशा अपनी तत्काल सोच और अद्भुत से बादशाह को प्रभावित करने में सक्षम थे। एक दिन के राजा के दरबार में एक साधु उपस्थित हुए। ऋषि अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए निकले थे और उन्हें भाग्यशाली माना जाता था। उन्होंने भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम होने का दावा किया। सम्राट अकबर अपने भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक थे। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि वे क्या करेंगे। बाबा ने अपने क्रिस्टल बॉल में गहराई से देखा और कहा, महाराज, मुझे एक खतरा दिख रहा है। एक शक्तिशाली शत्रु आपके राज्य पर आक्रमण कर रहा है और आपको अपने सिंहासन से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहा है। अधिक सावधानी बरतनी चाहिए और सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। इस भविष्यवाणी से बादशाह अकबर बहुत चिंतित हो गए।
उन्होंने बीरबल को बुलाया और बाबा ने जो कुछ कहा था वह सब बता दिया। बीरबल ने ध्यान से सुना और स्थिति पर विचार किया। कुछ देर बाद शैलेश ने कहा, महाराज, मेरे पास एक विचार है, लेकिन इसके लिए मुझ पर आपके विश्वास की आवश्यकता है। बदतमीज बीरबल की अद्भुत बात जानकर उस पर भरोसा करने के लिए सहमत हो गए और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। बीरबल ने आगे कहा, हमें दुश्मनों के साम्राज्य में एक जासूस की तलाश करनी चाहिए। यह जासूस खुद को एक आम आदमी के रूप में छुपाएगा और उनकी नियुक्ति के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। एक बार जब हमारे पास विवरण होगा तो हम उन पर हमला करेंगे। प्रतिस्पर्धा करने की रणनीति विकसित की जा सकती है। बादशाह अकबर बीरबल की योजना से प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत उन्हें मिशन को अमल में लाने का आदेश दिया। शत्रु के राज्य में प्रवेश के लिए बीरबल ने एक गरीब भिखारी होने का नाटक किया जो घर घर भीख मांगता था। उन्होंने बिना किसी संदेह के आम लोगों से बात की और जानकारी दी। धीरे धीरे उसके शत्रु बादशाह अकबर के साम्राज्य पर आक्रमण करने की योजना का पता चला। बीरबल ने बादशाह को एक गुप्त संदेश साक्षात्कार की रणनीति से असहमत बताया। इस खबर से राहत महसूस करते हुए बादशाह अकबर ने रक्षा के लिए अपनी सेना की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। समय दिया गया और अंततः शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। बादशाह अकबर ने अपनी तैयार सेना के साथ हमलों को असफल कर दिया और जीत हासिल की। उन्हें संकट को टालने में बीरबल की अद्भुत और अप्रत्याशित सोच का महत्व पता चला। सम्राट अकबर ने बीरबल को सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया और राज्य के लिए उनकी अमूल्य सेवाओं को सार्वजनिक रूप से साझा किया। राज्य के लोग अपने नायक की प्रशंसा करते थे और बीरबल की प्रतिभा की प्रशंसा करते थे। उस दिन बीरबल बादशाह अकबर के सलाहकार बन गए। प्रमुख राजनीतिक मामलों से लेकर दिन रात के शासन तक विभिन्न मामलों पर बीरबल से परामर्श करते थे। बीरबल की महानता और महानता ने हमेशा के लिए बादशाहों को सलाह दी और निर्णय लेने में मदद की। समय बीतने के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। उन्होंने हंसी मजाक और विचार विमर्श के कई क्षण साझा किए। बीरबल के आकर्षक चुंबनों और चतुर समाधानों ने बादशाहों और दरबारियों को खुश कर दिया। जटिल समस्याओं को आसानी से हल करने की अपनी अद्वितीय क्षमता के कारण बीरबल दरबार में आकर्षण बन गया। हालांकि अकबर के साथ बीरबल की यात्रा हमेशा के लिए आसान नहीं थी। उन्हें अपनी बुद्धि की कई कहानियां और मंदिरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार वह सम्राट एक शानदार समाधान निकालने से प्रभावित हुआ। बीरबल की कहानियां प्रसिद्ध हैं और लोग उन्हें अकबर पीढ़ी दर पीढ़ी साझा करते रहते हैं। ये कहानियां हास्य और बुद्धि के साथ महत्वपूर्ण सीख देती हैं। आज भी अकबर और बीरबल की कहानियां हास्य और बुद्धि के साथ मनोरंजन और ज्ञान कराती रहती हैं। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न विचारधाराओं के सिद्धांतों में बुद्धि, विवेक और हास्य के महत्व पर जोर दिया है। यह कहानी सम्राट अकबर और उनके प्रिय सलाहकार बीरबल के बीच के अनूठे बंधन की याद दिलाती है, जो तर्क और शुरुआती सोच की शक्ति में प्रेरणा देता है, को शामिल किया जाता है। किसी को नीचा दिखाना गलत है बटा बीरबल की इम्तिहान एक दिन की बात है। राज्यसभा में बादशाह अकबर और बीरबल के समेत सभी राज्य कर्मचारी बैठे हुए थे। राज्यसभा में राज्य के साथ साथ प्रजाओं के समस्याओं के बारे में कार्रवाई हो रही थी। इसी समय वहां एक आदमी हाथ में एक मिट्टी के घड़ा लेते हुए आया। सबकी नजर उस घड़े पर पड़ी। उसे देखकर बादशाह अकबर ने पूछा, यह घड़ा यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या है इसमें? बादशाह के सवाल का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं इस मिट्टी के घड़े में चीनी और रेत को मिलाकर लाया हूँ। फिर बादशाह उसको पूछे, लेकिन यह सब मिलाकर यहाँ क्यों लाए हो? माफी चाहता हूँ महाराज, लेकिन मैं यह सब बीरबल के लिए लाया हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया।
उस आदमी ने कहा कि मैं बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बारे में बहुत सुना हूँ। आज मैं उनकी बुद्धिमानी की इम्तिहान लेना चाहता हूँ। इस बात को साबित करने के लिए बीरबल को चीनी और रेत अलग अलग करना होगा। उस आदमी की यह बातें सुनकर राज्यसभा में बैठे हुए सब लोग सोच में पड़ गए। वो सब बात करने लगे कि भला रेत से चीनी को कैसे अलग किया जा सकता है। लेकिन बीरबल तो बहुत चालाक है। वो उस आदमी की बात में राजी हो गए। रेत और चीनी मिलाकर रखा गया मिट्टी के घड़े को अपने साथ लेकर बीरबल राज बगीचे की ओर चले। उनके पीछे उस आदमी के साथ साथ बाकी सब लोग भी चलने लगे। वो सब सोचने लगे कि बीरबल इस घड़े को लेकर कहाँ जा रहे हैं और वो ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे रेत और चीनी दोनों अलग अलग हो जाएगी और बीरबल की बुद्धिमानी भी साबित हो जाएगी। वहां राज बगीचे में एक आम का पेड़ था। बीरबल उसके पास गए और मिला हुआ चीनी और रेत को उस पेड़ की चारों तरफ बिछाने लगे। यह सब देखकर उस आदमी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह करने से क्या होगा? बीरबल ने जवाब में कहा, तुम जरा सब्र करो, क्या होगा यह तुम्हें कल सुबह पता चलेगा। अगले दिन सुबह सब उस आम की पेड़ के पास चले। सबने देखा कि वहां सिर्फ रेत पड़ा है। यह देखते ही उस आदमी के साथ साथ बाकी सबने ने बीरबल से पूछा, यहाँ तो सिर्फ रेत पड़ा है, लेकिन चीनी कहाँ गया और यह सब कैसे हुआ? बीरबल ने बोला, रेत में मिला हुआ चीनी को चींटियां ले गए। चीनी को पाने के लिए तुम्हें चींटियों के बिल तक जाना होगा। रेत से चीनी को अलग करना मेरा काम था जो कि मैंने कर दिया। बीरबल की यह चालाकी काम को देखकर वो आदमी हैरान हो गया और बादशाह अकबर के साथ साथ बाकी सब लोग खुश हो गए। कहानी से सीख, किसी को नीचा दिखाना और नीचा दिखाने की चेष्टा करना सही बात नहीं है। समय का सही उपयोग। स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। स्टोरी ऑफ अकबर बीरबल इन हिंदी। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर रोज की तरह अपने राज्यसभा में बैठे हुए थे। उनके साथ राज्य कर्मचारियों भी बैठे हुए थे। इसी समय बादशाह अकबर के मन में एक बात आया। वो बीरबल को बोले कि बीरबल, तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें मेरे सामने 5 ऐसे व्यक्ति को लाना है जो बहुत अज्ञान तथा मूर्ख हो। बादशाह के आदेश को स्वीकार करते हुए बीरबल ने कहा, महाराज, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने की जरूरत है। बादशाह भी बीरबल के कहने पर उन्हें 1 महीने की समय दिया। 1 महीना बीत गया। उसके बाद बीरबल अपने साथ 3 व्यक्ति को लेकर राज्यसभा में उपस्थित हुए। अपने साथ सिर्फ 3 लोगों को देखकर बादशाह बीरबल से पूछे, बीरबल, मैंने तो तुम्हें 5 बुद्धू इंसान को अपने साथ लेकर आने को आदेश दिया था, तुम सिर्फ 3 लोग को लेकर कैसे आ गए? बीरबल ने बादशाह की बात सुनकर बोला, महाराज, आप जरा सब्र तो कीजिए, मैं 5 मूर्खों की ही लेकर आया हूँ। कुछ समय बाद आपको बाकी 2 मूर्ख के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, लेकिन यह 3 लोगों की मूर्खता के बारे में भी तो बताओ। तुम्हें कैसे पता चला कि यह 3 बहुत बड़े मूर्ख है? बीरबल पहले आदमी की ओर देखते हुए बोले, महाराज, मैं जिस रास्ते से जा रहा था यह आदमी भी उसी रास्ते में अपने गधे के ऊपर बैठे हुए जा रहा था। लेकिन उसने अपने सामान को अपने सिर पर रखा था। मैंने जब उसे पूछा कि तुम अपने सामान को गधे के रखने की वजह खुद के सर पर क्यों रखे हो, तब इस आदमी ने मुझे बोला कि साहब, मेरा गधा कमजोर है, अगर मैं इसके ऊपर सामान रखूं तो ये और भी कमजोर हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने सामान को सर पे रखे ले जा रहा हूँ। इन हरकत के वजह से मुझे लगा कि यह आदमी बहुत बड़ा बुद्धू है।
उसके बाद बीरबल दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा और बोला, महाराज, इसका नाम जग्गू है। मैंने रास्ते में देखा कि यह आदमी बहुत परेशान होके कुछ ढूंढ रहा था। उसको परेशानी में देख के मैंने पूछा, भाई साहब, क्या हुआ है? इतना परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हो? तब इस आदमी ने बोला कि मेरे सोने की अंगूठी कहीं गिर गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। फिर बीरबल ने उसे पूछा कि क्या आप जानते हो आपकी अंगूठी कहाँ गिर गया था? इस आदमी ने बोला, हाँ, यहाँ से कुछ दूर में एक पेड़ है, मेरा अंगूठी वहां गिरा था, लेकिन वहां बहुत अंधेरा है, इसीलिए मैं अपना अंगूठी यहाँ ढूंढ रहा हूँ। इसके बातें सुनकर बीरबल ने सोचा कि मुझे और एक मूर्ख इंसान मिल गया। फिर तीसरे व्यक्ति की बारी आई। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब इसने क्या किया है? बीरबल बोले, बादशाह, इसने गाय को अपने छत के ऊपर चढ़ाकर घास खिला रहा था, क्योंकि इनके छत में बहुत घास फूस हो गया था, जबकि यह उन घास को काटकर गायों को खिला सकता था, पर यह खुद उस गायों को जबरदस्ती छत के ऊपर ले जा रहा था। अब आप खुद बताओ, यह मूर्ख है कि नहीं? इन तीनों मूर्ख के बारे में सुनने के बाद बादशाह ने बीरबल से पूछा, और दो मूर्ख कौन है और कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बोला, जहांपना, बाकी के दो मूर्ख हम दोनों हैं, क्योंकि आप बेवजह मुझे बेकार में मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बोला, और मैं भी आपके आदेश मान अपना 1 महीना इन बुद्धू लोगों को ढूंढने में बर्बाद कर दिया। बीरबल की बात में सब सहमत हुए और जोर जोर से हंसने लगे। समय का सही उपयोग कहानी से सीख। समय बहुत मूल्यवान है, उसे हमें मूल्यहीन काम करके नष्ट नहीं करना चाहिए। पैसों की मटकी। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल एक प्रकृति प्रेमी आदमी था। खुली हवा, पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। बादशाह अकबर के उद्यान उनका पसंदीदा जगह था, जहां वो ज्यादा समय घुमा करते थे। उस उद्यान का रखरखाव करने के लिए एक आदमी को रखा गया था। उसका नाम रामू था। वो बहुत अच्छा और मासूम आदमी था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। कभी कभी बीरबल और रामू बगीचे में बैठ के पेड़ पौधों के बारे में भी बात किया करते थे। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू परेशान होकर रो रहा है। बीरबल उसके पास जाकर परेशानी के कारण पूछे। रामू ने रोते हुए कहा, मैं शुरुआत से आज तक हमेशा मुझे मिला हुआ पैसों को मटके में भर के इसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे रखा करता हूँ, लेकिन आज जब देखा तो मटकी वहां नहीं है। रामू की बात सुनकर बीरबल उसे पूछे, तुम अपने पैसे को घर पर न रखकर यहाँ बगीचे में क्यों रखते थे? फिर रामू ने बोला, मैं तो घर से ज्यादा समय यहीं बगीचे बिताता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ अपने पैसों को रखूं तो यह मेरे नजर में रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। मुझे क्या पता था मेरे पैसे अचानक ऐसे चोरी हो जाएंगे। रामू को समझाते हुए बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे किसने चोरी की है, उसे मैं पकड़कर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दिलाऊंगा। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताया और उस पैसे चोरी करने वाला को पकड़ने का इजाजत मांगा। बादशाह से इजाजत मिलते ही बीरबल ने राज्यसभा में सारे राज कर्मचारियों को बुलाया। वो सभी को पूछताछ करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप सभी में से किसी का तबीयत खराब था या फिर किसने कोई दवाई ली थी? उनके प्रश्न का जवाब देते हुए एक कर्मचारी ने बोला कि मुझे हल्का सा बुखार हुआ है और उसके लिए मेरी पत्नी अपने हाथों से एक दवाई बनाकर दे रही है।
मैं उस दवाई को खा रहा हूँ। उनके बात खत्म होने के बाद दूसरे कर्मचारी ने बोला कि मुझे कब्ज की बीमार है और उसके इलाज के लिए इस राज्य के एक वैद्य मुझे दवाई दे रहे हैं। इनके बात सुनकर बीरबल ने बोला, क्या बुलाने पर वो वैद्य यहाँ राज्यसभा में आएंगे? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। कुछ समय बाद वैद्य जी राज्यसभा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, मुझे बहुत दिनों से कब्ज की बीमार है, क्या आप उसके इलाज के लिए मुझे कुछ दवाई देंगे? आपके दवाई के बारे में मंत्री जी से सुना था, शायद आपके दवाई से मेरा कब्ज सही हो जाएगा। अकबर बीरबल की कहानी। मेरी दवाई से अगर आपका कब्ज ठीक हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वैद्य जी ने कहा। बीरबल उनसे पूछे कि आप इस दवाई को कैसे बनाते हो और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्या आप मुझे यह बता सकते हो? वैद्य ने कहा, आप पूछ रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ, लेकिन हर किसी को मैं यह सब नहीं बताता। इस दवाई को बनाने के लिए एक स्वतंत्र पेड़ की जड़ चाहिए। बीरबल ने कहा, यह तो बड़ी दुविधा की बात होगी। अब इस स्वतंत्र पेड़ कहाँ मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र पेड़ राज बगीचे में है, जिससे मैं आपके लिए दवाई बना दूंगा। उनके बातें सुनकर बीरबल ने कहा, वैद्य जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आपने गलती मान लीजिए और पेड़ के नीचे से